क्लास ब्रुइंसमा का जन्म 13 जून 1953 को नीदरलैंड के एक साधारण परिवार में हुआ था। एम्स्टर्डम शहर में एक मजदूर वर्ग के परिवार में पले बढ़े ब्रुइंसमा एक फैक्ट्री कर्मचारी और एक गृहिणी के बेटे थे। यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के युग के सामाजिक आर्थिक संघर्षों से भरा हुआ था। ब्रुइंसमा का छोटे मोटे अपराध से गंभीर आपराधिक उद्यमों में संक्रमण उनकी किशोरावस्था के अंत में शुरू हुआ। 1970 के दशक की शुरुआत में वह नशीली दवाओं के व्यापार में शामिल हो गया था। उसने जल्दी ही खुद को एक विश्वसनीय डीलर के रूप में स्थापित कर लिया। इस शुरुआती सफलता ने न केवल उसकी जेबें भरी बल्कि एम्स्टर्डम के आपराधिक हलकों में उसकी प्रतिष्ठा भी बनाई। नशीली दवाओं के व्यापार में वृद्धि। जैसे जैसे ज्यादा सख्त दवाओं की मांग बढ़ी, ब्रुइंसमा ने अपने व्यवसाय मॉडल को बदला। उन्होंने अपनी पेशकशों में विविधता लाना शुरू किया, कैनबिस से एम्फेटामिन और बाद में कोकेन की ओर रुख किया। ब्रुइंसमा की नेटवर्क बनाने और अन्य अपराधियों के साथ गठबंधन बनाने की क्षमता अमूल्य साबित हुई। उन्होंने कुख्यात इतालवी माफिया और अमेरिकी ड्रग कार्टेल सहित विभिन्न संगठित अपराध समूहों के साथ साझेदारी की। ब्रुइंसमा की कार्य प्रणाली में चतुर व्यावसायिक कौशल और निर्दयी दक्षता का मिश्रण था। वह रडार के नीचे काम करता था, अपने ड्रग ऑपरेशन को व्यवस्थित करते समय कम प्रोफाइल बनाए रखना पसंद करता था। इस दृष्टिकोण ने उसे कानून प्रवर्तन से बचने और एक विशाल साम्राज्य का निर्माण करने की अनुमति दी। उनकी प्रमुख रणनीतियों में से एक वफादार सहयोगियों का एक नेटवर्क स्थापित करना था जो उनके संचालन के विभिन्न पहलुओं को संभाल सके। परिवहन से लेकर वितरण तक ब्रुइंसमा ने सुनिश्चित किया कि उनके संगठन का प्रत्येक सदस्य अच्छी तरह से प्रशिक्षित हो। उन्हें अपने व्यवसाय के विस्तार पर ध्यान केंद्रित करने, ड्रग व्यापार के भीतर अपनी शक्ति को मजबूत करने में सक्षम बनाया। 1980 के दशक के अंत तक क्लास ब्रुइंसमा यूरोपीय ड्रग व्यापार में सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक के रूप में उभरे थे। उनका साम्राज्य नीदरलैंड, जर्मनी और बेल्जियम सहित कई देशों में फैला हुआ था और कोकीन और अन्य नशीले पदार्थों की महत्वपूर्ण मात्रा के वितरण के लिए जिम्मेदार था। जैसे जैसे ब्रुइंसमा का प्रभाव बढ़ता गया, वैसे वैसे अन्य आपराधिक संगठनों के साथ प्रतिद्वंद्विता भी बढ़ती गई। सबसे उल्लेखनीय प्रतिद्वंद्विता हेल्स एंजल्स मोटरसाइकिल क्लब के साथ थी। हेल्स एंजल्स, जो नशीली दवाओं की तस्करी में भारी रूप से शामिल थे, ने ब्रुइंसमा के उदय को अपने संचालन के लिए एक सीधा खतरा माना। इस दुश्मनी के कारण कई हिंसक झड़पें हुई, जिससे क्षेत्र में नशीली दवाओं के व्यापार का खतरनाक माहौल और भी बढ़ गया। ब्रुइंसमा की आपराधिक गतिविधियां कानून प्रवर्तन द्वारा अनदेखी नहीं की गईं। 1986 में उन्हें अवैध पदार्थों के कब्जे के लिए गिरफ्तार किया गया था और बाद में दोषी ठहराया गया था। हालांकि कानूनी प्रणाली के भीतर उनके प्रभाव और संबंधों ने उन्हें अपेक्षाकृत हल्की सजा दिलाने में मदद की। असफलता के बावजूद ब्रुइंसमा ने अपने काम जारी रखे और अपने अनुभव का उपयोग करके अपनी रणनीतियों को और बेहतर बनाया। 1980 के दशक के अंत तक डच अधिकारियों ने संगठित अपराध को खत्म करने के लिए अपने प्रयासों को तेज कर दिया था। अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को शामिल करने वाली सहयोगी पहलों का उद्देश्य ड्रग तस्करी नेटवर्क को बाधित करना था और ब्रुइंसमा का साम्राज्य प्राथमिक लक्ष्य बन गया। 1991 में एक महत्वपूर्ण सफलता तब मिली जब डच पुलिस ने ब्रुइंसमा के कई गोदामों पर छापा मारा, जिसमें बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ और उसके संचालन का विवरण देने वाले पर्याप्त वित्तीय रिकॉर्ड मिले। 27 मार्च 1933 को क्लास ब्रुइंसमा को एम्स्टर्डम में पुलिस कार्रवाई के दौरान आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी डच ड्रग व्यापार के लिए एक बड़ा झटका थी, क्योंकि कानून प्रवर्तन और उस हिंसा और अराजकता को खत्म करना चाहता था जो उस दौर की पहचान बन गई थी। ब्रुइंसमा का मुकदमा 1994 में शुरू हुआ। आरोपों की सनसनीखेज प्रकृति और उसके द्वारा बनाई गई कुख्यात प्रतिष्ठा के कारण मीडिया का काफी ध्यान आकर्षित हुआ। कार्यवाही ने संगठित अपराध के अंदरूनी कामकाज की एक झलक प्रदान की, क्योंकि गवाहों ने ड्रग व्यापार की क्रूर वास्तविकताओं को याद किया। मुकदमे के दौरान कई पूर्व सहयोगियों और प्रतिस्पर्धियों ने ब्रुइंसमा के खिलाफ गवाही दी, जिससे उसके हिंसक तरीकों और क्रूर व्यापारिक प्रथाओं पर प्रकाश पड़ा। गवाही ने एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर पेश की जो सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था, और यह दर्शाता था कि वह अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए किस हद तक जाने को तैयार था। इन खुलासों ने जनता को चौंका दिया और ड्रग व्यापार में एक खतरनाक और क्रूर व्यक्ति के रूप में उसकी छवि को और मजबूत किया। 1996 में क्लास ब्रुइंसमा को ड्रग तस्करी, साजिश और हत्या सहित कई आरोपों में दोषी ठहराया गया था। उसे लंबी जेल की सजा मिली, जिससे ड्रग व्यापार में उसका शासन प्रभावी रूप से समाप्त हो गया। हालांकि ब्रुइंसमा की सजा ने उसके प्रभाव को समाप्त नहीं किया। आपराधिक दुनिया में उसके संबंध मजबूत बने रहे और उसकी प्रतिष्ठा उसके कारावास के बाद भी अपराधियों के बीच गूंजती रही। क्लास ब्रुइंसमा की जिंदगी 27 जुलाई
1968 को हिंसक तरीके से खत्म हो गई, जबकि वह अभी भी जेल में था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि उसे एक साथी कैदी ने गैंग से जुड़े हमले में गोली मारकर मार डाला, जो उस व्यक्ति के लिए एक क्रूर अंत था जिसका जीवन हिंसा और अपराध से भरा हुआ था। ब्रुइंसमा का जीवन और आपराधिक कारनामे विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का विषय रहे हैं, जिनमें वृत्त चित्र, फिल्में और किताबें शामिल हैं। ये चित्रण अक्सर ड्रग व्यापार की जटिलताओं और सामाजिक कारकों पर प्रकाश डालते हैं, जो ब्रुइंसमा जैसे लोगों के उत्थान में योगदान करते हैं। उनकी कहानी एक चेतावनी भरी कहानी और एक आकर्षण का स्रोत दोनों है, जो संगठित अपराध के संदर्भ में शक्ति और धन के आकर्षण को दर्शाती है। क्लास ब्रुइंसमा का जीवन संगठित अपराध की जटिलताओं का प्रमाण है, जो महत्वाकांक्षा, विश्वासघात और हिंसा से भरा हुआ है। अपनी साधारण शुरुआत से लेकर ड्रग किंगपिन के रूप में उभरने तक ब्रुइंसमा की यात्रा सत्ता के मोहक आकर्षण और अपराध के लिए समर्पित जीवन के अपरिहार्य परिणामों को दर्शाती है। उनकी विरासत नशीली दवाओं के व्यापार से उत्पन्न चुनौतियों और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई में निरंतर सतर्कता की आवश्यकता की एक स्पष्ट याद दिलाती है। जबकि समाज नशीली दवाओं की तस्करी के दुष्परिणामों से जूझ रहा है, ब्रुइंसमा की कहानी एक सुरक्षित और अधिक न्यायपूर्ण दुनिया बनाने के लिए अपराध और हिंसा के मूल कारणों को संबोधित करने के महत्व को रेखांकित करती है। क्लास ब्रुइंसमा की कहानी संगठित अपराध की जटिल प्रकृति का उदाहरण है, खास तौर पर नशीली दवाओं की तस्करी के संदर्भ में। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और प्रणालीगत कारकों के बीच का अंतर ऐसी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों के प्रक्षेप पथ को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ब्रुइंसमा का उत्थान केवल उनके व्यक्तिगत गुणों के कारण ही नहीं था, बल्कि उन सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का भी प्रतिबिंब था जिन्होंने नशीली दवाओं के व्यापार को बढ़ावा दिया। यूरोप में युद्ध के बाद के दौर में सामाजिक मानदंडों और आर्थिक स्थितियों में महत्वपूर्ण बदलाव देखे गए। 1960 और 1970 के दशक में काउंटर कल्चर आंदोलन के उदय ने ड्रग्स के प्रति अधिक उदार दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया, जिसने ड्रग तस्करी के लिए अनुकूल माहौल बनाया। इस सांस्कृतिक बदलाव ने आर्थिक असमानता और युवा लोगों के लिए अवसरों की कमी के साथ मिलकर ब्रुइंसमा सहित कई लोगों को धन और सफलता के लिए वैकल्पिक रास्ते तलाशने के लिए प्रेरित किया। संगठित अपराध की बढ़ती जटिलता ने कानून प्रवर्तन रणनीतियों में भी इसी तरह के विकास की आवश्यकता को जन्म दिया। ब्रुइंसमा का अंतिम पतन नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने में खुफिया जानकारी साझा करने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व को उजागर करता है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने ब्रुइंसमा जैसे लोगों द्वारा पेश की गई चुनौतियों से सीखा, जिससे नशीली दवाओं के नेटवर्क को नष्ट करने के लिए अधिक समन्वित प्रयास किए गए। क्लास ब्रुइंसमा की मौत के बाद यूरोप में नशीली दवाओं के व्यापार के परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। नए खिलाड़ी उभरे। ब्रुइंसमा के साम्राज्य द्वारा छोड़े गए खालीपन को भरने के लिए खुद को ढाल लिया। इस बदलाव ने संगठित अपराध की तरलता को उजागर किया, जहां किसी प्रमुख व्यक्ति की मृत्यु या कारावास से गतिविधियों का अंत नहीं होता, बल्कि सत्ता की गतिशीलता का पुनर्गठन होता है। नशीली दवाओं की तस्करी के तरीकों का विकास नशीली दवाओं के व्यापार को और भी बदल दिया है। तस्करों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले तरीके इंटरनेट के आगमन के साथ विकसित हुए हैं, जिससे संचार और वितरण के अधिक परिष्कृत साधन उपलब्ध हुए हैं। इस विकास ने कानून प्रवर्तन के लिए नई चुनौतियां पैदा की हैं, क्योंकि डिजिटल युग में नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के पारंपरिक तरीके कम प्रभावी हो गए हैं। चल रही चुनौतियां और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई। प्रमुख मादक पदार्थ तस्करी संगठनों के खत्म होने के बावजूद संगठित अपराध द्वारा उत्पन्न चुनौतियां बनी हुई हैं। मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क की लचीलापन इन उद्यमों से निपटने में निरंतर सतर्कता और नवाचार की आवश्यकता को दर्शाता है। संगठित अपराध की अपील को कम करने के लिए नशीली दवाओं की लत और सामाजिक आर्थिक असमानताओं के मूल कारणों को संबोधित करना महत्वपूर्ण है। ब्रुइंसमा जैसे लोगों के प्रति आकर्षण अपराध और न्याय के प्रति व्यापक सामाजिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। मीडिया में ड्रग किंगपिन का चित्रण कभी-कभी उनकी जीवन शैली को ग्लैमराइज कर सकता है, जो व्यक्तियों और समुदायों पर उनके कार्यों के वास्तविक दुनिया के परिणामों को कमजोर कर देता। ब्रुइंसमा की कहानी आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त शक्ति और धन की मोहक प्रकृति के बारे में एक चेतावनी के रूप में कार्य करती है। यह संगठित अपराध के उदय में योगदान देने वाले अंतर्निहित कारकों को संबोधित करने के महत्व पर प्रकाश डालती है और व्यापक रणनीतियों की आवश्यकता पर बल देती है, जो केवल दंडात्मक उपायों की तुलना में रोकथाम और पुनर्वास को प्राथमिकता देती है। क्लास ब्रुइंसमा का जीवन एक ऐसे व्यक्ति की उथल-पुथल भरी यात्रा को दर्शाता है जो संगठित अपराध के अंडरवर्ल्ड में सत्ता और धन की तलाश में था। उसका उत्थान और पतन ड्रग व्यापार की जटिल गतिशीलता और सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य को दर्शाता है, जो ऐसे उद्यमों को पनपने
में सक्षम बनाता है। चूंकि समाज नशीली दवाओं की तस्करी के दुष्परिणामों से जूझ रहा है, ब्रुइंसमा की कहानी अतीत का प्रतिबिंब और आगे आने वाली चुनौतियों की याद दिलाती है। संगठित अपराध की विरासत जटिल और बहुआयामी है, जिसके व्यापक प्रभाव से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन, नीति निर्माताओं और समुदायों से एक ठोस प्रयास की आवश्यकता है। क्लास ब्रुइंसमा के जीवन की खोज में हम संगठित अपराध के तंत्र, इसके विकास में योगदान देने वाले सामाजिक कारकों और नशीली दवाओं की तस्करी और संगठित अपराध से जुड़े विविध मुद्दों को संबोधित करने में एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता के बारे में मूल्यवान जानकारी प्राप्त करते हैं। ब्रुइंसमा की कहानी अपराध के आकर्षण के खिलाफ स्थायी संघर्ष और एक निरंतर विकसित होती दुनिया में न्याय की खोज का प्रमाण है। संगठित अपराध का परिदृश्य लगातार बदल रहा है, इसलिए क्लास ब्रुइंसमा जैसे लोगों से सीखे गए सबक के बारे में जागरूक रहना बहुत जरूरी है। उनका जीवन अपराध और उसके सामाजिक निहितार्थों से जुड़ी जटिलताओं की एक स्पष्ट याद दिलाता है। इन मुद्दों की गहरी समझ को बढ़ावा देकर हम भविष्य में आपराधिक उद्यमों के उदय को रोकने और हमारे समुदायों में अपराध के मूल कारणों को संबोधित करने में अधिक प्रभावी रणनीतियों की दिशा में काम कर सकते हैं।